आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्या दिया है? ए मैग्नेट ऑफ मास 100 ग्राम एंड एन आयरन ब्लॉक ऑफ मास 20 ग्राम, दोनों को किसी एक स्मूथ फ्लोर पे छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो फिर पूछा है आयरन ब्लॉक को कितना दूर आना पड़ेगा मैग्नेट के पास पहुंचने के लिए। आप बोलोगे सर ये तो अजीब क्वेश्चन है, लिखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, 10 सेंटीमीटर आना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट इस आयरन ब्लॉक को खींचने लगेगा, इसके ऊपर भी तो फोर्स आएगा, तो ये भी कुछ दूर सरक जाएगा। The actual distance moved by 20 gram will be less than 10. It will be less than 10 सेंटीमीटर। कितना है मैं करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। लैंग्वेज के ऊपर मैं कैसे लिखता हूं। सॉल्यूशन, considering the iron block and magnet is a single system। आप सिस्टम किसको मान रहे हो उसको डिफाइन करना जरूरी है। तो इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या आ रहा है? ये जो फोर्स है, अगर ये एक ही फैमिली के हो गए, एक ही सिस्टम के हो गए, द मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स इंटरनल फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स is internal force। अब इसका वेट आ रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, इसका वेट आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, वो भी एक्सटर्नल फोर्स है, इसके ऊपर वेट नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। बट व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स on the system is 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। अच्छा ऐसा है। अब जैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का 0 है पता चला, हमारे कान खड़े हो गए, अरे न्यूटन्स लॉ आ गया यहाँ पे। क्या होगा? masses will move but center of mass will not move। so center of mass of the system does not move। center of mass of the system does not move। ठीक है, center of mass of the system does not move। तो होगा क्या? ये इधर आने लगेगा। पूछा ये कितना दूर आएगा, मालूम नहीं है, ये मान लो यहां तक आया। एंड वेयर दे विल मीट? ऑब्वियसली दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ मास। द ब्लॉक्स they meet at center of mass। सपोज हम कहेंगे x, ये डिस्टेंस x है, x पता करना है, तो हम कहेंगे अगर m1 ले लिए 20 ग्राम, उसका L1 is x in this direction, है कि नहीं? m2 ले लिए 100 ग्राम, उसका L2 कितना है? इधर को ये पूरा 10 था, ये x है, तो ये 10 माइनस x है, तो ये 10 माइनस x उल्टा डायरेक्शन में। और हम बताए थे if for a two mass system m1 and m2, if their displacements in the opposite directions are L1 and L2, center of mass will not change। center of mass will not change if N1 L1 is equal to M2 L2। वैल्यू डालो, 20x is equal to 100 into 10 minus x। ये 100x को इधर ले आओ, 120x, तो x का वैल्यू कितना आया? 100 into 10 by 120। 8.25
100 by 12, 100 by 8.33, no 8.25 हो रहा है, तो 1 को 8.33 centimeter. So the displacement of the iron block will be 8.33 centimeter. The boat and man system is at rest in still water. पानी में रेस्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है. If man moves to other end of boat, man moves to the other end of the boat, what will be displacement of man? ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फिर से सोचें. पहले सोचेंगे कि अगर ये आदमी मूव कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड में, क्या होने जा रहा है. अब न्यूटन्स लॉ के साथ साथ हमें दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. क्या? अगर न्यूटन्स लॉ यूज नहीं करेंगे और सोचेंगे जब ये आदमी यहां से यहां पर जाएगा, क्या ये बोट मूव करेगा? क्या ये बोट मूव करेगा? अपना कन्वेंशनल तरीके से सोचेंगे, क्या ये बोट मूव करेगा? अगर करेगा, किधर को करेगा? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट. देखो, जब कोई आदमी चलता है, when a man is walking, जब कोई आदमी चलता है, क्या आप लोग बता सकते हो what is the direction of frictional force on his foot? चार्ट करके बताओ तो. what is the direction of, नहीं चार्ट करके बताओ, चार्ट करके बताओ. फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये बिहाइंड बता रहा है. जब कोई आदमी चलता है, ये जनरल कन्वेंशन है. एवरीवन थिंक्स कि इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूं. अब कोई आदमी चल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा, ऐसे आप लोग बोल रहे हो, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कंसेप्ट है उसके बलबूते पर बोल रहे हो. इट इज अपोजिट टू मोशन. अगेन दैट इज ए रॉन्ग कंसेप्ट. मैं आपको थोड़ा सा बोल दूं कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन जो दिमाग में आपको बैठा हुआ है, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. Frictional force may be in the direction of motion, may be in the opposite direction of motion, may be perpendicular to motion. आप इधर जा रहे हो और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर पढ़े नहीं, पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे. तो मिसकंसेप्शन को पहले खाली करो. अब हमें मालूम नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, हम पता करेंगे. चलो सोचते हैं. मैं यहाँ पर खड़ा था. I am a gentleman standing here stationary. I always need an external force to move, and I already started moving. न्यूटन्स लॉ कहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, आप जहां थे वहीं रहोगे भाई, मूव नहीं कर सकते. तो चलो देखते हैं मेरे ऊपर क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स पॉसिबल है. The different external forces on me are the weight, the normal reaction, and the third you understand is the frictional force. So only three forces are acting on me and I am walking. अब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और वो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आया, एक बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आया, तो किधर जाएगा? ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये सबको मालूम है. तो चलो देखते हैं, मैं जब चल रहा हूं, क्या मैं वेट के चलते चल रहा हूं? वेट तो नीचे की तरफ है. अगर वेट के चलते चलता तो नीचे गिर जाता. क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन के चलते चल रहा हूं? नॉर्मल रिएक्शन के चलते चलता तो ऊपर चले जाता. तो आई एम नॉट मूविंग ड्यू टू दी वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, एंड बाय द वे दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, दे आर बैलेंसिंग. तो कौन सा फोर्स मुझे चलने में मदद कर रहा है? ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स.
लिसन फर्स्ट माय डियर, फ्रिक्शनल फोर्स मुझे मदद कर रहा है चलने में। मैं रेस्ट में था, मेरे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आया और मैं आगे की तरफ गया। मतलब जब मैं चल रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स मुझे आगे की तरफ ले रहा है, मतलब ये फोर्स मेरे ऊपर कैसे आ रहा होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सुश्रुत पंडा ने ठीक बताया था, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब कोई आदमी चल रहा है, ध्यान रहे कि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ होता है। इसे सोचने की एक दूसरा तरीका भी है। यू नो अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम एंड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखो, ये आदमी एक पांव जमीन पे है, दूसरा पांव उठाया, आगे जाने की कोशिश कर रहा है। आप इसके पांव के नीचे केले का छिलका रख दो, अब क्या होगा? ये पांव किधर को फिसलेगा? पीछे की तरफ, क्योंकि केले के छिलके के ऊपर पांव रख के आगे जाने की कोशिश करोगे, ये पांव पीछे की तरफ फिसल जाएगा। मतलब अभी ये क्यों नहीं फिसल रहा है? कौन उसको रोक रहा है? There must be some force on it in this direction which is preventing it from fizzling. No fizzling here. ये स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, because frictional force is preventing. अब ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर कौन दिया? ये सरफेस ने दिया। तो ये सरफेस के ऊपर must be equal and opposite force. Contact forces are always equal and opposite forces. तो सरफेस के ऊपर एक फोर्स कैसे आएगा? अगर कोई आदमी कोई एक ब्लॉक के ऊपर कोई पाँव रख के आगे जाने की कोशिश करेगा, वो आदमी तो आगे निकल जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक पीछे ढकेला जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस फोर्स, बिकॉज ब्लॉक के ऊपर एक ऐसा फोर्स आएगा कि उसको पीछे की तरफ ढकेल देगा। समझ में आया? When you are walking, the direction of frictional force on your foot is forward, and on the floor it is backward. Now this man walks. ये यहां से यहां पर गया, ये आदमी जब यहां से यहां पर गया रास्ते में, उसके पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ था और बोर्ड के ऊपर पीछे की तरफ था। मतलब जैसे जैसे ये आगे जाएगा, बोर्ड पीछे सरकते हुए जाएगा। देखो हमें कितना दिमाग लगाना पड़ा जानने के लिए कि बोर्ड किधर को जाएगा। चलो न्यूटन लॉ लगाते हैं, फास्ट लॉ। इफ वी कंसिडर बोट एंड मैन एज ए सिस्टम, net external force on the system is 0. सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है भैया। क्यों 0 है? क्योंकि कोई बाहर से फोर्स आ नहीं रहा है। सर अभी तो बोले फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन है, बट दैट इज द फ्रिक्शन बिटवीन मैन एंड द बोर्ड, और ये दोनों तो एक सिस्टम है, उनकी अंदर की जो फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स हो गया। सो सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। अच्छा चलो थोड़ा सोचते हैं। पहले बोट ऐसे था, आदमी ऐसे था, अकेला बोट होता तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता, बट नाउ ये मैन इज एडेड टू द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं, कुछ यहाँ पर होगा, इस आदमी के पास होगा। ये आदमी चल के दूसरे तरफ चले जाएगा तो सेंटर ऑफ मास तो उसके पास ही रहता है। अब सेंटर ऑफ मास कंफ्यूजन में आया, मुझे आदमी के पास भी रहना है और जहां था वहीं रहना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास को आदमी के पास रहना है और क्या, जहां था वहीं रहना है। मतलब जब तक ये आदमी दूसरे एंड में पहुंचेगा, आप देखोगे बोट सड़क गया है और आदमी आके पहुंचा कहां पे? आदमी हैज रीच्ड हियर, बट सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं है। दैट मींस द बोट विल स्लिप बाय ए डिस्टेंस x। किस डायरेक्शन में? पीछे की तरफ। वो x कितना है? लेट बोट मूव्स बाय x, सेंटर ऑफ मास तो बराबर रहेगा। 40 केजी का आदमी
कॉल इट M1, 40 केजी का आदमी, उसका L1 क्या था, वो तो इधर को गया था, कितना 12 मीटर, बोर्ड इधर को आ गया x, तो आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 12 माइनस x इन दिस डायरेक्शन। तो आदमी का मास में इंप्रूवमेंट हो गया, वो 50 केजी है। When 50 kg M1 is 50, L1 is 12 minus x in this direction, और जो M2 है 100 kg का, उसका L2 कितना है, बोर्ड का है भाई, बोर्ड इधर को आया है x। So now the two mass system we are considering, one mass is moved L1 in this direction, other mass is moved L2 in this direction. For dxcm, that means displacement of center mass to be 0. आप जानते हो M1 L1 must be equal to M2 L2, so 50 into 12 minus x is equal to 100 into x, इसमें से x का वैल्यू मिल गया, 600 by 150 is coming 4 meter, तो x is coming out to be 4 meter, x 4 मीटर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कितना है, 12 माइनस x, 12 माइनस 4, दैट इज 8 मीटर। तो आदमी तो ये एंड से अदर एंड में गया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 8 मीटर। अब क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि दो आदमी है 40 केजी 60 केजी आर सिटिंग ऑन ए बोट ऑफ मास 100 केजी, दोनों आदमी एक दूसरे का जगह बदल दिए, दे चेंज देयर पोजीशन, अभिषेक ओके। ना पूछा है बोट मूव करेगा कितना, हम पहले पता करेंगे बोट मूव करेगा क्या, अगर करेगा तो किधर को करेगा, फिर इसके बाद कितना करेगा। अभी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में कहेंगे is no external force acts on the system, center of mass does not change, कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा तो क्या होगा, कहाँ का सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास वाज, अगर ये दोनों 40 किलो के होते तो बीच में होता, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा मास है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी टुवर्ड द हेवियर मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, ये 40 किलो का, ये 40 किलो का, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता, और 20 किलो उस पे जोड़ दिए, सेंटर मास शिफ्ट कर गया, सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू द 60 केजी पर्सन। अब ये बात सही है कि सेंटर ऑफ मास को 60 केजी के पास रहना है, और ये भी सही है कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। तो क्या होगा, बाय द टाइम दे चेंज देयर पोजीशन, क्या हो जाएगा, बात कुछ ऐसे हो जाएगा, और 60 केजी वाला आदमी यहाँ पे आ जाएगा, 40 केजी वाला आदमी यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये बोर्ड सरक गया है, कितना, बाय ये डिस्टेंस x, बोर्ड सरक गया है बाय ये डिस्टेंस x, बस x पता करना है। तो क्या पता चला, so when they change their position, center the boat moves to right by moves to right, ठीक है, बोट राइट को मूव कर जाएगा, कितना मूव करेगा वही पता करना है, कितना मूव करेगा वही पता करना है, ठीक है। अब चलो मानते हैं सारे का मास M1 इज 100 केजी वाला बोट, उसका dx1 क्या है, x, इधर को है, हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो लिखेंगे प्लस x आई कैप, समझने के लिए। M2 60 केजी वाला आदमी है, उसका dx2 वो तो इधर आया, कितना 10 मीटर, बोट सरक गया x,
तो 60 kg वाला इधर को कितना आया 10 माइनस x, और इधर को आया किधर को, ये इधर को आया तो लिखेंगे माइनस दिस मच आई केप। समझ में आ रहा ना? M3 is the 40 kg man, उसका dx3 वो क्या हुआ, ये गया 10 मीटर और बोर्ड चला गया x, तो उसका हुआ 10 प्लस x, और उधर को हुआ तो आई केप। For a two mass system, center of mass will not change if m1 l1 is equal to m2 l2, but 3 mass 4 mass 5 mass system के लिए हम क्या कहेंगे, h dxcm is equal to 0, मतलब summation of mi dxi is equal to 0। ये भी हम लोग देखे थे, है कि नहीं? क्योंकि ये क्या होता था, समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi गया 0 हो गया, है ना? समेशन ऑफ mi डिनोमिनेटर में था, 0 के साथ मिला 0 हो गया, 0 के साथ मिलोगे 0 हो जाओगे, हीरो के साथ मिलोगे हीरो हो जाओगे, तो बात सही है। अब समेशन ऑफ mi dxi वैल्यू डालते हैं, 100 into x प्लस 60 into माइनस 10 प्लस x, देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 40 into 10 प्लस x इज इक्वल टू 0। क्या हम यहां से x नहीं निकाल पाएंगे? यस निकाल पाएंगे। ये माइनस 600 400 माइनस 200 उधर गया, हो गया 200, 100x 60x 200x, 200x is equal to 200x is equal to 1 मीटर। सिंप्लीफाई किए तो मिला x is 1 मीटर। कितना डिस्टेंस बोट मूव कर जाएगा? सिर्फ 1 मीटर मूव कर जाएगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से इनर्शिया ऑफ रेस्ट डिस्कशन करते वक्त हम देख लिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि कोई बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आया तो क्या होगा? ऑब्वियस है, कोई बॉडी है रेस्ट में है, उसके ऊपर अगर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा तो बॉडी मूव करेगा। किधर को मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है कि नहीं? तो ये चीज बताने की जरूरत नहीं था, न्यूटन सोचे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए बोले नहीं। तो हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं। When an external force acts on a body at rest, the center of mass starts moving in direction of एक्सटर्नल फोर्स। ये न्यूटन बोले नहीं है, लेकिन हमें तो समझ में आता है। अगर किसको डिबेट करना है तो बोलो, नहीं सर तो समझ में आ रहा है, कोई बॉडी रेस्ट में एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो मूव करेगा किधर को? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन? बॉडी? नो नो नो, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस, मींस सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? तो आप देखोगे कि सपोजिंग हम कहेंगे कि जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक बॉडी है, यहां पर एक बॉडी है, मासेस m1 m2 है, और मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ये फोर्स अगर आप ये पूरे को सिस्टम मानोगे तो ये सिस्टम के ऊपर फोर्स आया तो क्या होगा? ये सब मूव करेगा, अलग बात है, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। मैजिक तो देखो, क्योंकि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स यही है, सेंटर ऑफ मास विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? तो ये हमें समझ में आया। मैं यह चीज आपको इसलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कभी जेई में आया है, मेडिकल एंट्रेंसेस में आया है, और कहीं दूसरी चैप्टर में ये मौका नहीं मिलेगा इसको बताने के लिए। तो
मैं इसको करता हूं। एक क्वेश्चन, सपोज हम कहेंगे ये एक डंडा है, अब ये एक डंडा है, ए यूनिफॉर्म बार, इट इज केप्ड ऑन ए स्मूथ फ्लोर, और इसको ऐसे बांध दिया गया है। डंडे का लेंथ L, ये एंगल थीटा। ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, ए यूनिफॉर्म बार is held on a smooth floor as shown। डंडे को पकड़ के रखे हैं स्मूथ फ्लोर पे। अभी अगर ये थ्रेड को यहां से काट देंगे, if the thread is cut, थ्रेड को काट दिया, अब ये गिरेगा, बूम। जब ये गिरेगा आप नोटिस क्या करोगे, सोचो, अगर मान लो कि ये स्मूथ है, टेबल के ऊपर, अपना टेबल के ऊपर पेन को रख के कर सकते हो, जैसे आप इसको छोड़ दोगे गिरने के लिए, ये गिरेगा तो, लेकिन लोअर एंड कुछ दूर फिसल जाएगा, लोअर एंड कुछ दूर फिसल जाएगा, वो सीधा यहां से ऐसे नहीं गिर रहा है। यू कैन ट्राई विथ योर पेन राइट नाउ, you drop your pen from this position, by the time it falls onto ground you find it slips by some distance। if the thread is cut, find by what distance the lower end of bar slips on the floor। लोअर एंड फ्लोर पे कितना फिसल जाएगा, ये इधर को फिसलेगा कितना। ठीक है, बड़ा खूंखार क्वेश्चन है। क्या हुआ, हम थ्रेड को काट दिए, थ्रेड को काटे, गिरेगा ये। अब हम ये नहीं कहेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्योंकि ये गिर रहा है। तो क्या क्या फोर्स है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बार आर a weight and a normal reaction, these are the two forces, है ना, these are the two forces। अभी ये बार जैसे गिर रहा है, गिरते गिरते उसका स्पीड भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है मतलब उसका एक्सीलरेशन है, उसका एक्सीलरेशन है मतलब उसके ऊपर सीडो फोर्स भी होगा। किधर को होगा, अपवर्ड एट द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे कुछ सीडो फोर्स भी आ रहा होगा। नाउ सीडो फोर्स प्लस एन इज इक्वल टू एम जी, मतलब एन ज्यादा है कि एम जी ज्यादा है। अभी अभी देखे एन प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, मतलब एन इज लेस देन एम जी। ये समझ में आ रहा है। अगर इक्विलिब्रियम में होता हम कहते हैं एम जी और एन बराबर, लेकिन ये तो गिर रहा है तो एन इज लेस देन एम जी। एनीवे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, ये हो गया क्वेश्चन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कहेंगे बार फॉल्स बाय इफेक्ट ऑफ एन नॉर्मल रिएक्शन एंड एम जी, और दोनों वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल फोर्स है, ये भी वर्टिकल फोर्स है। एक छोटा एक बड़ा है, उसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन बहुत सारे वर्टिकल फोर्स का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल ही होगा। बहुत सारे वर्टिकल फोर्स का रिजल्टेंट वर्टिकल ही होगा, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, बाय एनर्जी दैट इज बाय नेट वर्टिकल फोर्स, बाय नेट वर्टिकल फोर्स। कोई बॉडी रेस्ट में था, नेट वर्टिकल फोर्स आया उसके ऊपर, नेट वर्टिकल फोर्स आया उसके ऊपर, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास मूव्स वर्टिकली डाउन, सीधा नीचे आने लगेगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आने लगेगा, सेंटर ऑफ मास विल स्ट्रेट वे कम डाउन। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स वर्टिकल है। द सेंटर ऑफ मास विल स्ट्राइक हियर,
सेंट्रल मास जब यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, सेंट्रल मास क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द बार। मिड पॉइंट ऑफ द बार यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तब तक आपका बार कैसे होगा? बार ऐसे होगा, तभी जाके मिड पॉइंट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, है कि नहीं? तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना होगा? पूरा L है तो ये L/2 होगा। पहले ये डिस्टेंस कितना था? ये था L/2, ये था L/2, ये एंगल थीटा, ये था L/2 cos थीटा। कितना फिसल गया? बाई x। समझ में आया क्या? तो आप कहोगे 10। लोअर पॉइंट, लोअर एंड स्लिप्स by a distance equal to lower end कितना स्लिप कर गया? आप कहोगे lower end slips by a distance, ये L/2 minus L/2 cos theta, x is equal to L/2 minus L/2 cos theta, है ना? L/2 माइनस L/2 cos थीटा। लोअर एंड कितना फिसलेगा आपको पता चल गया। इमेजिन करो, आप मान लो कहीं स्लिपरी ग्राउंड पे खड़े थे, पांव फिसल गया, आप गिरे। कैसे गिरते हो? सीधा सेंटर ऑफ मास जाके धम करके जहां खड़े थे वहीं पे गिरोगे, क्योंकि अगर ये बार ऐसे नहीं रखा होता, सीधा ऐसे रखा होता, ऐसे ही रखा होता और थोड़ा सा धक्का दे देते या थोड़ा सा हवा चल जाता, अब ये गिरता तो सेंटर ऑफ मास सीधा नीचे आता, इस पोजीशन से गिरेगा। फुक मार के देखो नीचे, लेकिन स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि रफ रहेगा तो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। फुक मार के देखो इसके ऊपर, ये जब गिरेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे गिरेगा? ये बार ऐसे था, गिरेगा तो ऐसे गिरेगा। लोअर एंड विल स्लिप बाय डिस्टेंस L/2। Is that clear? Inertia of motion, inertia of motion, क्या कहता है? As long as no external unbalanced force acts on a body or system of masses in motion, it keeps moving along a straight line with constant velocity। और हम लोग जब बॉडी कहते हैं, हम लोग समझते हैं क्या? सेंटर मास ऑफ द बॉडी और द सिस्टम। जब भी हम न्यूटन लॉ की बात करेंगे, हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की बात, ठीक है? सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। स्कूल वाले लेकिन सेंटर ऑफ मास बोलते ही नहीं है, न्यूटन लॉ खत्म हो जाता है। लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सेंटर ऑफ मास। क्या कहता है ये? तो हम जैसे समझे दिखेंगे स्कूल वालों को, मारो स्कूल वाले क्या, मैं तो आई सर्च इट ऑन और टीचर्स हु आर टीचिंग ऑन यूट्यूब। नाम नहीं बताएंगे, नाम बताने से भी क्या है, वो ऑन अकेडमी वाले हैं और भी कोई है, अच्छे लोग हैं, पढ़ाते हैं, बट न्यूटन फर्स्ट लॉ कोई नहीं मेरे ख्याल में। खाली स्टेटमेंट जाओ, ठीक है? तो समझना बहुत जरूरी है। इनर्शिया फंक्शन क्या कहता है? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a body or system of masses in motion, the center of mass keeps moving with constant velocity, and when I say constant velocity I need not say along a straight line, क्योंकि कोई भी चीज अगर constant velocity में जा रहा है तो straight line में ही तो जा रहा है, नहीं तो velocity का डायरेक्शन बदलेगा तो velocity बदल जाएगा। अगर यही है जो हम लोग समझते हैं तो सोचो, तो सपोज हम एक एग्जांपल देंगे। एक डंडा यहाँ पर रखा हुआ था जमीन पे, आपने इसको एक किक मार दिया। डू यू थिंक दिस डंडा विल गो लाइक दिस?
क्योंकि एक बार किक मारा उसके बाद और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसका वेट नॉर्मल रिएक्शन। डंडा मतलब ये हर एंगल फ्लोर पे रखा हुआ था, ये डंडा यहाँ पे फ्लोर पे रखा हुआ था। अब एक एंड में उसको ऐसे मार दी तो क्या आपको लगेगा कि डंडा ऐसे जाएगा फ्लोर पे? नहीं, ये तो घूमते हुए जाएगा, है ना। तो आप देखोगे एक बार इसको धक्का दे दिए, थोड़ी देर के बाद देखोगे डंडा कुछ इस पोजीशन में आ गया है और थोड़ी देर के बाद देखोगे डंडा कुछ इस पोजीशन पे आ गया है थोड़ी देर के बाद देखोगे डंडा फिर ऐसा पोजीशन में आ गया। हुआ क्या? ये घूमते हुए आगे जा रहा है। लॉ कहता है कि मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो लॉ गलत नहीं है, हमारा समझना गलत था। हम कहेंगे अगर डंडा था, नाउ यू सी माय स्टेटमेंट, as long as no external force acts on a body or system of masses at rest, the center of mass keeps moving with constant velocity। जैसे ही आप इसको किक मार दिए, look at the center of mass, you will see center of mass हरदम constant velocity में जा रहा है और straight line में जा रहा है। Center of mass is always moving along a straight line with constant velocity। डंडा घूमते घूमते जा रहा है, but center of mass is moving along a straight line, that is what is inertia of motion। लेकिन इसमें हम एक नया चीज भर दिए, क्या? velocity of center of mass remains constant। We must understand what it means by velocity of center of mass, what is acceleration of center of mass, ये हमें समझ में आना जरूरी है। तो चलो अब ये जो चीज हमें समझे इसको थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। हम लोग देखे हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस, कितना दूर पे है? समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi मालूम है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज dx, क्या था? समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi, जिसको चाहो तो हम लिख सकते हैं m1 dx1 m2 dx2 एंड सो ऑन बाय समेशन ऑफ mi। अब मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ सेंटर ऑफ मास का, ये हुआ कितने समय में? dt सेकंड में। ये m1 dt सेकंड में dx1 चला गया, सेम dt सेकंड में ये dx2 चला गया, कोई dx3 चला गया, तो सेंटर ऑफ मास dx चला गया। तो आप क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे? dx cm बाय dx cm, ये था, ये cm था, बाय dt। तो dt अगर डिवाइड कर दोगे, इधर भी डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? मिलेगा m1 dx1 by dt, m2 dx2 by dt and so on by summation of mi। But if dx1 is the displacement of m1, dx1 by dt is the velocity of m1, तो आप कहोगे velocity of center of mass is m1 into v1 plus m2 into v2 plus go on adding them all by summation of mi, that is summation of mi vi by summation of mi। हर एक मास का वेलोसिटी निकालो और m1 v1 m2 v2 m3 v3 सब जोड़ दो, डिवाइडेड बाय टोटल मास गिव्स यू दी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई एक मास ऐसा है वो इधर जा रहा है, कोई एक मास ऐसा है वो इधर जा रहा है, ये m1 है, ये m2 है, ये v2 है, ये v1 है, तो इन दोनों का सेंटर
सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, m1 into v1 वेक्टर प्लस m2 into v2 वेक्टर बाई m1 प्लस m2, है ना, ये मिल गया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि लॉ कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा उनका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर इन दोनों को मैं सिस्टम मान लेता हूं और हमें दिख रहा है जब तक वो यहाँ पे आएंगे एक दूसरे से टकरा जाएंगे और ये टकराने के बाद ऑब्वियसली इसका रास्ता कुछ इधर बदल जाएगा, कॉल इट v3, और इसका रास्ता कुछ इधर बदल जाएगा, कॉल इट v4। टकराया, रास्ता बदल गया, बस हम इसको सिस्टम मान रखे हैं। आप देखोगे ये इधर जाने लगा, ये इधर जाने लगा है। अब निकालो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मिलेगा वही जो था यहाँ पर, जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी था। सपोज सेंटर ऑफ मास वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस वाज vcm, इवन आफ्टर कोलिजन व्हेन दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तब भी आप देखोगे सेंटर ऑफ मास तो उसी डायरेक्शन में ही जा रहा है। दैट इज व्हाट इज द मैजिक ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। टकराव हुआ, ये इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम इनको सिस्टम मान लिए हैं और उनके बीच में जो मारपीट हुआ वो इंटरनल फोर्स है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। समझ में आया? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।